इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है इनकम टैक्स पोर्टल। तो सर्च रिजल्ट में जो सबसे पहला लिंक आपको दिख रहा है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, तो ये इनकम टैक्स का पुराना पोर्टल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप इस पुराने पोर्टल पे अगर क्लिक करेंगे तो आप देखिए डायरेक्टली आप न्यू पोर्टल पे आ जाएंगे incometax.gov.in। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा यूज़र इंटरफेस पूरी तरीके से बदल चुका है। तो इसमें लगभग वो सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो हमारे पुराने पोर्टल पे हुआ करते थे, बस इसमें ये है कि ऑप्शंस की रीशफलिंग कर दी गई है और उसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा आसान बना दिया गया है। अगर स्पेसिफिकली बात करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस की, तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो कभी चेंज नहीं होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कॉन्सेप्ट पहले भी वही था, आज भी वही है। ओनली इसका इंटरफेस और आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस पोर्टल में 3 टाइप के चेंजेस किए गए हैं और इन तीनों चेंजेस की बात हम इस वीडियो में करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी देखेंगे और जहाँ जहाँ वो चेंजेस आते जाएंगे उनकी बात मैं आपसे करते जाऊँगा। तो जो सबसे पहला चेंज है वो यूज़र इंटरफेस का है। तो आपको सामने ही दिख रहा है कि इनकम टैक्स पोर्टल का जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी सिस्टमेटिक यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे जैसे हम इस पोर्टल को यूज़ करेंगे वैसे वैसे हमें इसकी हैबिट हो जाएगी। बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको बतानी पड़ेगी कि ये जो नया पोर्टल है ये अभी काफ़ी स्लो है और इसमें काफ़ी सारे ग्लिचेस हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 8-10 दिन में ये पोर्टल थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा और इस पर काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन के लिए आपको देखिए टॉप पर एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए इंटर योर यूज़र आईडी, तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं या फिर आधार नंबर डाल सकते हैं और उसके बेसिस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो जो आपका पासवर्ड पुराने ITR पोर्टल का था वही पासवर्ड आप यहाँ पर यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं, उसके लिए आपको नया पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसे रीसेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करने का, तो आप अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम पैन और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। पैन नंबर डालकर यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये चेक मार्क कर लेना है, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। देन आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। वेलकम टू ई-फाइलिंग पोर्टल, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे ब्लर करके रखा है, और ऊपर यहाँ पे टॉप में भी आपको अपना नाम दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल स्टेटस दिख रहा होगा कि 75% कंप्लीट है। अब इसको 100% कैसे कंप्लीट करना है वो हम किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन रहेगा वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर रहेगा। तो इसे आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो नीचे आपको यहाँ पर स्किप का ऑप्शन दिख रहा है, स्किप पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो अभी जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। और इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 21-22। तो असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करना है ड्रॉप डाउन से, और यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर आपको 21-22 सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया इन ऑप्शंस में आपको कुछ नहीं करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पर सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट करना है। अभी हम यहाँ पर ITR 1 सैलरीड पर्सन के लिए फाइल कर रहे हैं। तो ITR फाइल करने से पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपके लिए कौन सा ITR अप्लीकेबल है। अगर आप गलत ITR सेलेक्ट कर लेंगे तो बाद में आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल, यहाँ पर क्लिक करके अपना जो ITR फॉर्म की एलिजिबिलिटी है उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हमारी एक्सपर्ट सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के बॉटम में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन के बॉटम में आपको एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उसके थ्रू हमसे आप कांटेक्ट करके अपनी ITR एक्सपर्ट से फिल करवा सकते हैं। अभी मेरे केस में ITR 1 एप्लीकेबल है, तो ITR 1 को मैंने सिलेक्ट कर दिया
और प्रोसीड विथ ITR 1 पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैं डायरेक्टली प्रोसीड कर रहा हूँ ITR फाइलिंग पे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो मैक्सिमम सैलरीड पर्सन इसलिए ITR फाइल करते हैं क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा होती है, यानी 2.5 लाख रुपए से 2,50,000 से अगर आपकी ईयरली इनकम ज़्यादा होती है तो आपको ITR फाइल करना होता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लेके चलेंगे। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी 2,50,000 से कम है, पर वो इन 3 में से एक कंडीशन को फुलफिल करता है, तो उसको भी ITR फाइल करना होता है। ये 3 कंडीशन एक बार आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जमा हुआ है, तो एक सैलरीड पर्सन का करंट अकाउंट तो होता नहीं है, तो जनरली ये वाला पॉइंट सैलरीड पर्सन के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी पर्सन ने 2 लाख या उससे ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल पे खर्च किया है तो उसको ITR फाइल करना होता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल घर का 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको फिर ITR फाइल करना होता है। तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा फंडा ये है कि किसी पर्सन की अगर ईयरली इनकम 2.5 लाख से कम है और वो 1 करोड़ के बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहा है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल पे खर्च कर रहा है, 1 लाख से ज़्यादा उसकी बिजली का बिल है, तो उसकी इनकम 2.5 लाख से कम तो नहीं हो सकती, ये चीज़ तो पक्की है। तो इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि ऐसे पर्सन अगर वो बोलते हैं कि हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है तो भी आप ITR फाइल कर लीजिए, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो कि आपकी इनकम को जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो जनरली ये काफ़ी कम केसेस में एप्लीकेबल होगा। तो अभी हमारे लिए जो रिलेवेंट है वो है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये पॉपअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि ये जो इनकम टैक्स पोर्टल है नया वाला, इसमें 3 चेंजेस है। पहला चेंज तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरफेस से रिलेटेड, यानी इस साइट का जो लुक है वो चेंज कर दिया गया है और ऑप्शंस को रीअरेंज कर दिया गया है। जो दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रीफिल मिलेंगी। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए, अभी तक हम फर्स्ट स्टेप पे हैं, वैलिडेट रिटर्न्स पे। फर्स्ट स्टेप में आपके कितने स्टेप है? 1 2 3 4 5। तो यानी जो पूरा इनकम टैक्स फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न इन समरी, एंड थर्ड वेरीफाई एंड सबमिट। अभी हम फर्स्ट स्टेप में हैं। फर्स्ट स्टेप में आपकी 5 सब स्टेप्स हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको वेरीफाई करना है, ग्रॉस टोटल इनकम को वेरीफाई करना है, टोटल डिडक्शंस को वेरीफाई करना है, टैक्स पेड को वेरीफाई करना है, टोटल टैक्स लायबिलिटी। यानी ये जो नीचे आपको 5 इन्फॉर्मेशन दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, इतना करने के बाद आपकी जो पहली स्टेप है वो कंप्लीट होगी। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रीफिल दिख रही हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके हिसाब से करेक्ट नहीं है या फिर कुछ छूट गई है या अमाउंट कम ज़्यादा है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट करेक्ट करने के पहले आप ये इंश्योर कर लेना कि आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ, एक सॉलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रीफिल डेटा में जो भी चेंज करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसके क्लेरिफिकेशन मांगे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। इस पोर्टल को लाने का सबसे मेन रीज़न ही यही था कि जो गलत रिपोर्टिंग होती है इनकम की, अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इनकम की अंडर रिपोर्टिंग कर लेते हैं या अपने डिडक्शन को जो है बढ़ा देते हैं ताकि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए और वो अपना इनकम टैक्स का रिफंड ले लें। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही ये प्रीफिल डेटा का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो सरकार ने जो इनकम टैक्स पोर्टल बनाया है इतना करोड़ों रुपए खर्च करके, वो इसीलिए बनाया है कि जो टैक्स इवेजन है, टैक्स जो चोरी हो रहा है उसको रोका जाए। तो आपको ये स्पेशली ध्यान देना है कि कोई भी प्रीफिल डेटा अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब चलिए जो प्रीफिल डेटा है उसे हम वैलिडेट कर देते हैं। सबसे पहला आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आधार, ये सब कुछ दिखेगा। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ब्लर की हुई हैं तो आपको नाम नहीं दिख पा रहा होगा, बट ये सारी डिटेल आपको आपके अकाउंट में दिखेंगी। इस तरीके से आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। इसको चेक करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगती है तो यहाँ पर एडिट पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आए हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपके अकॉर्डिंगली देखना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप वर्क करते हैं। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पर अदर्स में आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन में आपको यहाँ पर 139(1) सेलेक्ट रहने देना है। ऑब्वियसली हम रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो यही वाला ऑप्शन आएगा। देन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आर यू ऑप्टिंग टू न्यू इनकम टैक्स रिजिम। तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि पिछले बजट में 2 टाइप के टैक्स रिजिम जो है अनाउंस हुए थे। एक तो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है और दूसरा जो है न्यू टैक्स रिजिम लाया गया था, जिसमें आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलती है, वहाँ पे स्लैब रेट थोड़ी कम कर दी गई है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यस पे ऑप्शन पे चूज कर सकते हैं। आपको स्लैब रेट तो कम लगेगा पर डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरा आपका एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम, यानी जो अभी तक हम करते हैं उसी तरीके से आपका ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम इसे नो सिलेक्ट करके चल रहे हैं। हम पुराने स्ट्रक्चर पे ही, पुराने टैक्स सिस्टम से ही ITR फाइल कर रहे हैं। हालांकि इस पे मैंने एक काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और आपको एक टैक्स कैलकुलेटर भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में आपका टैक्स कम लग रहा है या ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका टैक्स कम लग रहा है। तो जो भी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल हो आपको वही चूज़ करना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप अपना प्रॉपरली एनालिसिस करके ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो बैंक डिटेल दिखेंगी। तो जितनी भी बैंक डिटेल्स आपने पिछले पुराने पोर्टल में जिसकी इन्फॉर्मेशन फिल की होगी वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इनमें से एक को आपको नॉमिनेट करना पड़ता है रिफंड के लिए। तो अगर आपका रिफंड बनता है तो आप किस अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दिखेगा जो कि मैंने यहाँ पर ब्लर कर रखे हैं अकाउंट नंबर। तो हम इसमें से एक अकाउंट चूज़ कर लेते हैं कि रिफंड हमें इसमें चाहिए। हालांकि यहाँ पर रिफंड वाला केस नहीं है। अगर आपका रिफंड नहीं भी है तो भी आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा बैंक अकाउंट आप नॉमिनेट करना चाहेंगे फॉर रिफंड पर्पस। अब यहाँ पर एक एरर मैसेज आ रहा है, रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अनलेस इट इज़ प्री वैलिडेटेड। तो ये लास्ट ईयर एक रूल आया था कि अगर आपका बैंक प्री वैलिडेटेड नहीं है तो उसमें आपको रिफंड का अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो आपको पहले आपके बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना होता है। तो आपको नए पोर्टल पर प्री वैलिडेट कैसे करना है तो ये प्रोसेस हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इससे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपना कोई बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ नज़र नहीं आ रहा है या फिर आप रिफंड के लिए कोई दूसरा अपना अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है ऐड अनदर। इस पर क्लिक करके आप दूसरा बैंक अकाउंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एक बैंक अकाउंट नॉमिनेट कर दिया रिफंड के लिए और यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करके इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही कंफर्म पे क्लिक किया ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब है यहाँ पर ग्रीन में कंफर्म्ड आ गया और ऑटोमेटिकली सेकंड वाला जो रो है वो ओपन हो गया। अभी देखिए थर्ड वाला यहाँ पर ब्लॉक आ रहा है। जब हम सेकंड को कंप्लीट करेंगे सेकंड में भी कंफर्म आ जाएगा और थर्ड वाला जो है वो ब्लॉक ओपन हो जाएगा। तो अभी हम सेकंड ब्लॉक पे आ गए हैं, ग्रॉस टोटल इनकम पे। इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अमाउंट है ग्रॉस सैलरी वगैरह ये आपको प्री फिल्ड दिख रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने बताया भी है वी हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम योर फॉर्म 16। यानी आपके फॉर्म 16 से ये वैल्यूज़ प्री फिल करी हुई हैं जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही हैं। तो आपको आपके फॉर्म 16 से ये डिटेल्स मैच करनी है। अगर मैच हो रही है तो आपको इसे कंफर्म कर देना है और सपोज ये डिटेल आपकी मैच नहीं हो रही है तो आप केयरफुली अपने फॉर्म 16 से मैच करके एग्जैक्ट डेटा डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने फॉर्म 16 से डेटा चेंज किया है। तो अभी मैं अपना फॉर्म 16 ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं। तो ये फॉर्म 16 का पार्ट ए है और यहाँ पर आप मैच कर लीजिए असेसमेंट ईयर कौन सा है 21-22। फॉर्म 16 के पार्ट ए में आपकी TDS की डिटेल होती है। अब क्योंकि इस केस में जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम है तो कोई TDS नहीं है। और जो आपका पार्ट बी होता है इसमें आपकी डिटेल्ड कंप्यूटेशन होती है कि कितनी सैलरी मिली है। तो ये सब कुछ ग्रॉस टोटल इनकम आपको फॉर्म 16 के पार्ट बी में देखने को मिलेगी। तो हम फॉर्म 16 के पार्ट बी से मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एडिट पर एक बार क्लिक कर लीजिए तो वहाँ पे आपको पूरा डाटा क्लियरली दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी में सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट 17(1), 5,61,201, 5,61,201 करेक्ट है। इसके बाद आपका परक्विजिट 17(2) में 0 है, प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी 17(3) में 0 है। तो ये दोनों 17(2), 17(3) ये दोनों 0 हैं, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर एग्जम्प्ट अलाउंस देखें तो यहाँ पर एग्जम्प्ट अलाउंस सारे 0 हैं और यहाँ पर भी एग्जम्प्ट अलाउंस आपके 0 हैं। तो जनरली काफ़ी लोगों के केस में हाउस रेंट अलाउंस जो है वो अप्लीकेबल होता है।
तो अगर आपके फॉर्म 16 में हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर आ रहा है, मेरे केस में यहाँ 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे देखिए हाउस रेंट अलाउंस, ये देखिए सेक्शन 1013 है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। क्योंकि मेरे केस में 0 है और यहाँ पे भी 0 है तो वो मैच हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं है। बट आपके केस में अगर HRA का अलाउंस आपको फॉर्म 16 में दिख रहा है तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, फॉर्म 16 से उसका जो अमाउंट है वो उठा के यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि सर हमने अपने जो रेंट के प्रूफ थे वो अपने एम्प्लॉयर को नहीं दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने HRA का जो बेनिफिट है वो फॉर्म 16 में नहीं दिया है, तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? तो अगेन मेरा आंसर सटीक रहेगा, एक जैसा रहेगा। अगर आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ है, तो अब रेंट का प्रॉपर प्रूफ क्या होता है, आपके पास रेंट की प्रॉपर रसीदें हैं, आपके पास रेंट का प्रॉपर प्रूफ है, यानी आपने बैंकिंग चैनल से रेंट का पेमेंट किया है हर महीने अपने लैंडलॉर्ड को। यहाँ पे कैश रेंट नहीं चलता है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपने कैश में रेंट पे किया है तो वो रेंटल का प्रूफ नहीं माना जाएगा, उस केस में आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपके पास रेंट रिसिप्ट है, आपके पास बैंकिंग चैनल से पेमेंट का प्रूफ है, आपके पास रेंट एग्रीमेंट है, और अगर आपका एनुअल रेंट यानी ईयरली रेंट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपके पास लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी होना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कंप्लाई करते हैं, तो ये सब प्रूफ अगर आपके पास हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि फॉर्म 16 में आपका HRA 0 है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसका रिलेवेंट प्रूफ, सॉलिड प्रूफ है। तो आई गेस मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ यहाँ पे प्रूफ का मतलब क्या है। तो मेरे केस में तो ये सब कुछ मैच हो गया, और यहाँ पर मेरा जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 5,61,201, 5,61,201। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 होती है, यहाँ पर 3 डिडक्शन होती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ये हर किसी को बाय डिफॉल्ट मिलती है 50,000 की। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका हो सकता है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो सकता है, तो मेरे ये एंटरटेनमेंट अलाउंस और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ये 0 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा 50,000 है, जो मुझे यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो मेरे केस में वो एग्जैक्टली जो प्रीफिल्ड डेटा है वो मैच कर रहा है। यहाँ पे आपको एक वार्निंग दिख रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये जो वार्निंग है ये आपको इग्नोर करनी है। आपको फॉर्म 16 से मैच हो गया डेटा, तो आपको इस वार्निंग पे ध्यान नहीं देना है। वार्निंग कब आपके लिए रिलेवेंट है, जब आपका डेटा डिफर जा रहा है फॉर्म 16 से। तो ये दोनों मेरे लिए 0 हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। तो मेरा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी हेड कितना आ गया, 5,11,201। फॉर्म 16 में भी कितना है, 5,11,201। तो ये मेरा करेक्ट है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है उनको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, उसके बिना आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सब मैंने डिलीट कर दिया। अगर आपके केस में डिलीटेड है, आपको ऐड करना है, तो आप ऐड करके उसे फिल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये सैलरी का जो डाटा है ये मैच हो गया। अब आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपकी जो रेंटल इनकम होती है वो यहाँ पर आती है, या फिर अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो जो आप क्लेम करते हैं सेक्शन 24 में, वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। तो मेरे केस में यहाँ पर कोई होम लोन नहीं है, तो मुझे यहाँ पर इसको स्किप करना पड़ेगा। अगर आपके केस में होम लोन वाला केस है और अगर वो फॉर्म 16 में नहीं आ रहा है तो फिर आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके फॉर्म 16 में आपने अपने एम्प्लॉयर को हाउसिंग लोन की डिटेल दे रखी है तो वो भी डेटा आपको यहाँ पर प्रीफिल दिख रहा होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, फॉर्म 16 के डेटा को यहाँ पे प्रीफिल डेटा से मैच करना है, और आपका जो भी होम लोन का सर्टिफिकेट होगा, आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट मिला होगा कि फाइनेंशियल ईयर में आपने इतना इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, इतना प्रिंसिपल का पेमेंट किया है, उससे आपको एक बार मैच कर लेना है। अगर फॉर्म 16 में नहीं आ रहा है, आपने एम्प्लॉयर को नहीं दिया था, तो क्या आप ऐड कर सकते हैं? अगेन मेरा आंसर सेम रहेगा। अगर आपके पास बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप यहाँ पर वो क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्चुअल में लोन चल रहा है। अगर आपका एक्चुअल में लोन चल रहा है तो आप हाउसिंग लोन का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको अपना हक का एक भी पैसा छोड़ना नहीं है, जो भी आपका हक का रिफंड है वो बिल्कुल लेना है आपको। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, बिना प्रूफ के और अननेसेसरी आपको डिडक्शंस क्लेम नहीं करना है, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल।
इसके बाद नेक्स्ट हेड है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आ जाता है और इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट आ जाता है। तो ये डिटेल भी हो सकता है आपको यहाँ पर अपनी प्रीफिल मिल रही हो, मेरे केस में यहाँ पर प्रीफिल नहीं है। ये डिटेल कहाँ से आएंगी, ये आपकी जो बैंक्स हैं वो इनकम टैक्स पोर्टल को प्रोवाइड करती हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये इसी बार से चेंज किया गया है, तो आपका एफडी का इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वो भी आपको यहाँ पर शो हो सकता है। मेरे केस में क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे केस में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट काफ़ी लो अमाउंट है और सेविंग बैंक अकाउंट तभी टैक्सेबल होता है जब 10,000 से ज़्यादा ईयर बेसिस पे उसका इंटरेस्ट हो। एफडी का इंटरेस्ट मेरे केस में है नहीं, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो जो भी नॉमिनल भी अगर आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट है तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना चाहिए। तो मेरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 4,500 के अराउंड, वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जवाब देना है। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो यहाँ पर है तो क्लिक कर दिया और कितना अमाउंट है, तो मेरा 4,500 के समथिंग कोई अमाउंट है, वो मैंने फिल कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक। एफडी पे कोई इंटरेस्ट है, तो मेरे केस में नो है, बाय डिफ़ॉल्ट नो ही आ रहा है, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फैमिली पेंशन बाय डिफ़ॉल्ट नो है, मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अगर लास्ट ईयर आपने रिफंड लिया था उस पर कोई इंटरेस्ट मिला था, नो। एनी अदर, नो। डू यू हैव डिविडेंड इनकम, नो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नो है, मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने जो मेरा एप्लीकेबल था उसको यस करके यहाँ पर इंटर कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आंसर करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन ऑन डोनेशन, तो मैंने कोई डोनेशन नहीं किया है, नो किया। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80GG, तो 80GG क्या है, ये रेंट की डिडक्शन होती है। तो जिन एम्प्लॉयज़ को HRA का कंपोनेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है वो 80GG में क्लेम कर सकते हैं। तो ना तो मेरे लिए HRA एप्लीकेबल था, ना मेरे लिए 80GG एप्लीकेबल है। उसके बाद एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट यू हैव मेड पेमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉयड शेयर प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोविडेंट फंड और 5 years FD। तो ये जो डिटेल है ये ऑलरेडी मैंने अपने एम्प्लॉयर को दिया हुआ था, तो ये डिटेल प्री फिल्ड आ रही है और ये डिटेल आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगी आपको। ये देखिए PF LIC ट्यूशन फी, ये आपको 1,50,000 यहाँ पर फॉर्म 16 में भी आ रहा है। ये मेरे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कर दी थी टैक्स डिपार्टमेंट को, तो ये ऑटो फिल्ड यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद 80CCD2, ये आपका NPS में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। 80D मेडिक्लेम वगैरह है, तो ये भी मेरे केस में नहीं है। और उसके बाद हायर एजुकेशन पे आपका कोई लोन चल रहा है, उसका इंटरेस्ट, ये भी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो इसमें एनी अदर डिडक्शन में एक डिडक्शन मेरी और आ जाएगी ए। तो जो भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है अप टू 10,000 वो आपका डिडक्ट हो जाता है। तो 80TTA पे मैंने क्लिक किया और मेरा 4,500 का जो इंटरेस्ट है वो मैं पूरा का पूरा क्लेम कर लूँगा। तो यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है, वार्निंग से आपको डरना नहीं है जब तक आप सही हैं। मेरे पास तो प्रूफ है, मेरा बैंक स्टेटमेंट है जिसमें मेरे को 4,500 का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आया हुआ था, वो मैंने इनकम में भी ऐड कर लिया। और यहाँ पर क्योंकि मैं डिडक्शन के लिए एलिजिबल हूँ, 10,000 के अंदर है मेरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मैंने क्लेम कर दिया। ये वार्निंग से आपको डरने की ज़रूरत कब है, जब आपके पास उसका बैक्ड सपोर्ट, उसका बैक्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और इसको फिर आपको कंफर्म कर देना है। तो ये थर्ड वाला जो ब्लॉक था ये भी कंफर्म हो गया, फोर्थ ब्लॉक खुल गया। फोर्थ ब्लॉक क्या है, टैक्स पेड का। अब क्योंकि मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम है, तो न तो मेरा कोई TDS कट हुआ, न तो कोई मेरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट के ऊपर होता तो आपका सैलरी पे TDS कट हुआ होता, तो वो भी आपको यहाँ पर प्री फिल्ड मिलता, आपके एम्प्लॉयर ने आपकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी होती। पर मेरे केस में वो सब कुछ नहीं है। आपके केस में हो सकता है TDS की डिटेल आ रही हो, तो आपको ये चेक कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जिनका TDS कटता है वो बिना फॉर्म 16 के अपना ITR फाइल नहीं करें। अपना फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर से कलेक्ट करना है और प्रॉपर फॉर्म 16 के साथ ही आपको अपना ये ITR फाइल करना है। और आपको ये इंश्योर करना है कि जो फॉर्म 16 में जो TDS आ रहा है वो आपके फॉर्म 26A से मैच कर रहा है। और आप ये भी इंश्योर करना है कि वो जो अमाउंट है TDS का वो यहाँ पर प्रीफिल्ड आ रहा है। तो
उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी क्योंकि इस केस में इनकम 5 लाख से कम है, टीडीएस का यहाँ पे कोई फंडा नहीं है, तो हम ये इनकम जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो टीडीएस वाले लोग हैं, यानी जिनकी सैलरी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, टीडीएस कट हुआ है, फॉर्म 16 का वेट कीजिए और फॉर्म 16 आने के बाद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो जो लास्ट डेट है वैसे तो 31 जुलाई होती है, उसको बढ़ा के उन्होंने 30 सितंबर तो कर ही दिया है और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इसे और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो अगर हम मान के चलें कि 30 सितंबर भी अगर आपकी लास्ट डेट है, तो अभी हमारा जून चल रहा है, तो जब आपके पास फॉर्म 16 आ जाएगा जून के एंड तक, तब उसके बाद आप आईटीआर फाइल कर दीजिए। तो आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, 3 महीने का टाइम है, तो आपको जल्दी नहीं करना है। उसके बाद हमने ये डिटेल, क्योंकि मेरे लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, इसको मैंने कंफर्म कर दिया। तो ये 4th भी कंप्लीट हो गई। टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे भी सब कुछ जीरो है। ना तो मेरे लिए कोई टैक्स एंड फीस पेबल है, ना मेरा टैक्स रिफंडेबल है, और इसको भी मैंने कंफर्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई और देन मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे भी लिखा है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। अब देखिए वैलिडेट रिटर्न वाला जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इनकम टैक्स रिटर्न मैंने जैसे बताया आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। फर्स्ट जो स्टेप थी वैलिडेट रिटर्न की, वो हमने कंप्लीट कर दी। सेकंड है आपकी कंफर्म योर रिटर्न समरी। अब ये रिटर्न समरी आपको दिख रही है, इसको व्यू रिटर्न पे आप चले जाइए। तो यहाँ पे आपका नाम लिखना है, आपको आपके फादर का नाम लिखना है एंड कैपेसिटी में आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे चेक मार्क करना मत भूलिएगा। देन प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड और लास्ट स्टेप है वेरीफाई एंड सबमिट का। अब इसमें आपको ये आपका जो पूरा फॉर्म है एक एट ए ग्लांस आपके सामने है, आपको एक बार इसे प्रीव्यू करना है, यानी सिर्फ आपको चेक करना है और सबमिट कर देना है। तो असेसमेंट ईयर 21, 22 है, ये आपकी सारी बेसिक डिटेल आ गई। 139(1) में हम कर रहे हैं एंड ये आपकी इनकम डिटेल आ गई, सब कुछ जो हमने फिल की। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो सैलरी डिटेल डाली, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग बैंक इंटरेस्ट डाला, डिडक्शन 1,50,000 की क्लेम की। तो यहाँ पर मेरी जो टैक्सेबल इनकम आई है देखिए वो कितनी है, 3,61,200 की। आपकी जो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है। 2.5 लाख के ऊपर जो भी इनकम होती है उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। इस पर जो टैक्स बना वो बना 5,560 रुपीज़ का। तो जो भी आपका टैक्स बनता है वो अप टू 12,500 आपको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। तो 5 लाख की इनकम पे 12,500 आपका टैक्स बनता है, तो वहाँ तक आपका रिबेट में एडजस्ट हो जाता है 87A में। अब मेरा टैक्स जो बना वो 12,500 के अंदर बना, यानी 12,500 के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा 87A से एडजस्ट हो गया और मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ा। और यही कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर फॉर्म 16 में भी आ रहा है कि मेरा जो टैक्स ऑन टोटल इनकम बना 5560 का, जो कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A से एडजस्ट हो गया, तो मेरा टैक्स पेबल 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप बैंक भी देख लीजिए कि जो आपने बैंक सिलेक्ट किया है रिफंड के लिए उस पर ग्रीन टिक आ रहा है, वो आप एक बार कंफर्म कर दीजिए एंड सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और नीचे आके आप यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये बताएगा कि आपका जो ये फॉर्म है इसमें 3 एरर हैं। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है सॉफ्टवेयर में, ये जो नया पोर्टल है। तो जो भी आपकी एरर आई है वो उन्होंने एक जगह पे हाईलाइट कर दी, आप इसको रिजॉल्व कर लीजिए। तो बाय क्लिकिंग आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इंटर अमाउंट, तो इस पर क्लिक किया, कौन सा अमाउंट रह गया है, डिविडेंड इनकम का। तो वैसे तो ये इनकम मेरे लिए अप्लीकेबल है ही नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, या तो 0 लिख देते हैं, सेव करके देखते हैं। नहीं जा रहा है, प्लीज इंटर अमाउंट। तो डिविडेंड इनकम मेरी नहीं है, ये कहाँ से आ गया, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हट जाएगा क्या, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, तो ये यहाँ से हटा देते हैं डिलीट करके। चलिए, तो ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ब्लैंक या 0 वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये पोर्टल नया है, मेरे लिए भी नया है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है,
बट मैं आपको चीज़ों को रिजॉल्व करना सिखा दूंगा कि कैसे रिजॉल्व करते हैं। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, फिर से प्रोसीड करना पड़ेगा एंड व्यू रिटर्न, सेम स्टेप्स वापस चल रही है ना सब कुछ। प्रोसीड टू प्रीव्यू, ये फिर से वही स्टेप्स करा रहा है ना जहाँ से हम लोग ने सारी चीज़ें करी हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे कर देते हैं फिर से। अब यहाँ पे देखिए वो वाली एरर हट गई जो आपकी डिविडेंड वाली थी। अब 2 एरर बची हैं, इसमें क्लिक करते हैं। ये कौन सी एरर है यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नोट क्लेमिंग आएगा। तो अगर आप अपनी एटीडी की रिडक्शन, मेडिक्लेम की रिडक्शन अगर क्लेम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नोट क्लेमिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी नोट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट होगा एंड सेव। कंफर्म, प्रोसीड, प्रीव्यू रिटर्न, प्रोसीड टू प्रीव्यू, फिर से प्रीव्यू करना पड़ेगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो आप देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया फाइनली। तो सारी एरर्स जो थी वो हमने रिजॉल्व कर दी। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे एरर को रिजॉल्व करना है। तो वो जो एरर की लिस्ट बन जाएगी 1 बाय 1 उस पर क्लिक करना है और सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको खाली पढ़ना है और जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो चेंजेस आपको करना है। और फाइनली इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। और आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो हो जाएगा फाइल। तो आई होप कि आपको ये सारी जो स्टेप्स हैं एंड जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें आसानी से आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है।